रीबर्थ ऑफ डॉक्टर डेविल एपिसोड 13। सिया अपने कपड़े बदलकर बाहर आए तो उसकी नजर सामने खड़े रचित पर चला गया, जो खुद को मिरर में देखते हुए अपने बाल बना रहा था। सिया उसे ऐसे देख घूरते हुए उसके पास आई और वहां रखा अपना पर्स उठा, उसमें में अपनी सिंदूर की डिब्बी निकाल जैसे ही लगाने को हुई, रचित ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके ऐसा करने से वो घूरकर उसे देखते हुए बोली, क्या है? आपने हमारा हाथ क्यों पकड़ा है? छोड़िए हमारा हाथ, हमें भूख लगी है। उसे ऐसे गुस्से में देख रचित बिना कुछ बोले उसके हाथ से सिंदूर का डब्बा ले उसकी मान भर दिया और उसे एक नजर देख सामने टेबल की तरफ बढ़ गया जहां खाना रखा हुआ था। वही उसे ऐसे बिना कुछ बोले जाते देख सिया भी उसे घूरते हुए उसके पीछे आई और मुंह बनाते हुए सोफे पर उससे थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गई। उसका मुंह अभी भी गुब्बारे के जैसा फूला हुआ था, जिससे वो दिखने में बेहद क्यूट लग रही थी। सिया ने खाना देख जल्दी से एक प्लेट में खाना निकाला और जैसे ही दूसरी प्लेट में निकालने को हुई, रचित उसका हाथ पकड़ रोकते हुए बोला, एक ही प्लेट काफी है खाने के लिए। इतना बोल वो उस प्लेट को ले जैसे ही खाने को हुआ। सिया जो उसकी हरकत पर उसे घूर रही थी, वो गुस्से में बोली, एक प्लेट काफी ही खाने के लिए तो क्या हम अपने हाथ में लेकर खाना खाएं? तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो खा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बात सुन रचित बिना उसे देखे अपना खाना खाते हुए बोला, तो सिया का मुंह पूरा खुला का खुला रह गया। वो हैरानी से रचित को देखने लगी जो अपना खाना खा रहा था। रचित उसे खुद को देखते देख उसकी तरफ एक बाइट बढ़ाते हुए खाने का इशारा किया, तो सिया उसे खुद को खिलाते देख उसके हाथ से खा ली। उसे लगने लगा कि रचित ने उसे एक प्लेट में खाना निकालने के लिए इसलिए कहा ताकि वो उसे खुद अपने हाथ से खिला सके। सिया के खाते ही रचित दूसरा कोर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मुझे लगा ही था कि तुम खाने के लिए ही मुंह खोली बैठी हो। अगर ऐसा था तो बोलना चाहिए था ना कि मुझे खिला दो। मुझसे खाया नहीं जाता, मैं पहले तुम्हें ही खिलाता फिर खुद खाता। इतना बोल वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। उसकी बात सुन सिया जो खा रही थी वो अचानक सरक गई और जोर जोर से खाने लगी। रचित उसे देख उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, ठीक हो तुम, आराम से नहीं खा सकती थी क्या? हम ठीक है। उसकी बात सुन सिया इतना बोल जल्दी से पानी का ग्लास अपने होठों से लगा ली। अब जाकर उसे थोड़ा राहत मिला था। जब वो थोड़ी नॉर्मल हुई तो वो रचित को देखने लगी। आज जो रचित उसके सामने बैठा हुआ था वो उससे मजाक कर रहा था, जबकि आज से पहले उसे रचित ने कभी भी ऐसे बात तक नहीं किया था। वो अभी ये सब सोच रही थी कि तभी वो बोला, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, वरना जो थोड़ा बहुत बचा है ना वो भी कहीं खत्म ना हो जाए, इसलिए उसे बचा कर रखो और चुपचाप खाना खा लो, उसके बाद हमें कहीं जाना है। सिया उसकी बात सुन वहां से उठते हुए बोली, हमें भूख नहीं है, हमें नहीं खाना, आप ही खाओ। इतना बोल वो वहां से बालकनी में चली गई। आज रचित का अलग बिहेवियर उसके समझ से बाहर था। रचित ने आज से पहले कभी उसके साथ ऐसे बात नहीं किया था और ना ही हंसी मजाक कभी किया था। वो तो हमेशा उसके साथ सख्त ही रहता था, जिसे सोच सोचकर वो थोड़ी परेशान हो गई थी। उसे जाते देख रचित बिना कुछ बोले उसी प्लेट में थोड़ा और खाना लेकर बालकनी में आया, तो उसकी नजरें सिया पर गई को रेलिंग से लगकर खड़ी बाहर आसमान में देख रही थी। बाहर इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिससे सिया को अच्छा लग रहा था। वो खुद को अपनी बाहों में लिए वहां खड़ी एक तक आसमान को देख रही थी, जहां पूरी तरह से अंधकार छाया हुआ था, लेकिन उसी अंधकार के बीच एक तारा अपनी रोशनी फैलाने की कोशिश कर रहा था। उसे देख रचित अपने हाथ में लिया खाना वहां रखी टेबल पर रख उसके पास आप बगल में खड़े होते हुए आसमान को देखते हुए बोला, क्या हुआ, भूख क्यों नहीं है तुम्हें? वहां से निकलने के बाद तुमने कुछ भी नहीं खाया है? उसकी बात सुन सिया बिना उसकी तरफ मुड़ आसमान में ही देखते हुए बोली, आज आकाश में आपको क्या दिख रहा है? मतलब, मैंने तुमसे खाने के बारे में पूछा और तुम ये आकाश पाताल कर रही हो। उसकी बात सुन रचित बोला, क्योंकि उसे सिया की बातें समझ नहीं आई थी। मैंने बस ये पूछा कि आज आपको आसमान में क्या दिख रहा है। कुछ तो होगा जो दिख रहा होगा, जैसे रोज चांद तारे दिखते हैं वैसे ही आपको भी तो कुछ दिख रहा होगा। बताइए क्या दिख रहा है? उसकी बात सुन वो उसकी तरफ मुड़ उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तो रचित भी उसकी आंखों में देखने लगा, जहां कुछ तो था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। अभी तो इस आसमान में सिर्फ काले बादल छाए हुए हैं और कुछ भी नहीं है। इस बादल ने सब कुछ छुपा दिया है, जिससे पूरे आसमान में अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन इस अंधेरे में भी एक उजला है। जानती हो वो क्या है? क्या है? वो देखो, वो तारा जो इतने अंधकार में भी चमक रहा है। वो उसे आसमान की तरफ दिखाते हुए बोला, तो सिया उसे तारे को देखने लगी।
रचित उसकी तरफ देख बोला, जानती हो तुम भी वैसे ही हो सिया, इतने अंधकार में भी तुम हमेशा से चमकती आई हो। जिंदगी में ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं, बल्कि ये जरूरी है कि को भी हमारे पास है, हम उसमें खुश कितना है। तुम खुद ही देख लो, मेरे पास अभी सब कुछ है, लेकिन एक चीज था जो अभी तक नहीं था, लेकिन अब है। अच्छा, और वो क्या है? उसकी बात पर वो उसे दिल बोली, तो रचित मुस्कुरा कर बोला, सुकून। वो चीज सुकून है जो पहले नहीं था, लेकिन अब है, और मैं उस सुकून को कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। हमेशा उसे खुद के पास संभाल के रखूंगा। इतना बोल वो उसकी आंखों में देखे जा रहा था। वही सिया भी उसकी बातें सुन उसे ही देख रही थी। वो लोग अभी ऐसे ही खड़े एक दूसरे को देख रहे थे, तभी फोन में आते नोटिफिकेशन से उनका ध्यान टूटा। सिया तो जल्दी से इधर उधर देखने लगी, वही रचित का ध्यान सामने रखे खाने पर चला गया। वो खाना देख सिया को देखते हुए बोला, चलो आओ खाना खा लो। इतना बोल वो कुर्सी पर आकर बैठ गया। वही सिया भी उसे देखते हुए उसके पास आकर बैठ गई, और जैसे ही प्लेट उठाने को हुई, रचित प्लेट खुद उठा उसकी तरफ एक कोर बढ़ा दिया। दोनों ने अपना खाना खत्म किया और अंदर रूम में आ गए। सिया तो सीधे बेड पर जाकर लेट गई। वही रचित उसे एक नजर देख अपना फोन देखते हुए बोला, अगर तुम्हें रेस्ट करना है तो कर लो, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। इतना बोल वो रूम से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद सिया सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। फ्लाइट में वो ज्यादा सो गई थी, जिससे काफी देर तक करवट बदलने के बाद भी उसे नींद नहीं आया। वो अभी सोच ही रही थी कि वो क्या करे, तभी उसका ध्यान बाहर के मौसम पर गया, जो काफी अच्छा हो रखा था। मौसम देख वो बैग में से अपनी सॉल ले रूम लॉक कर वहां से नीचे गार्डन की तरफ बढ़ गई। इधर रचित होटल से बाहर आया तो वहां एक गाड़ी खड़ी थी। उसे देख वो उसमें जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में वो लोग वहां से निकल गए। आधे घंटे बाद रचित एक होटल में बैठा हुआ था। वहीं उसके सामने उसका असिस्टेंट बैठा हुआ था। रचित उसे देख अपनी कॉफी पीते हुए बोला, मैंने जो कहा था वो हुआ या नहीं? सर, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। वो इस वक्त हमारी कैद में है। वही हमारे आदमियों से पता चला है कि सनाया को आज एयरपोर्ट पर देखा गया है। वो शायद आपका पीछा करते हुए यही आएंगी। आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। वैसे उस आदमी की कोई खबर जिससे वो कांटेक्ट में है? अभी तो इस बारे में ज्यादा नहीं पता चल पाया है सर, लेकिन इतना पता चला है कि जो भी है उसका आप लोग से कोई पुराना नाता जरूर है। मुझे इस बारे में जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, तुम नजर रखो ऊपर, जैसे ही कुछ पता चले मुझे अपडेट करना। इतना बोल वो जैसे ही उठने को हुआ, सोहम उसे रोकते हुए बोला, सर एक बात और है जो आपको बतानी है कहो। उसकी बात सुन वो उसे देखने लगा तो वो बोला, सर कोई है जो काफी समय से आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है। हमने कई बार उनकी जानकारी भी निकलवाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ साफ पता नहीं चल पाया है। ऐसा लग रहा है ये जो भी है इनके पास आपके बारे में पूरी जानकारी है, पर ये आपके सामने आना नहीं चाहते। ठीक है, तुम पता लगाने की कोशिश करो, जैसे ही कुछ सामने आए मुझे इन्फॉर्म करना। उसकी बात सुन रचित कुछ सोचते हुए बोला और वहां से निकल गया। उसके दिमाग में अभी बहुत सारी बातें चल रही थी। इधर होटल में सिया गार्डन में एक बेंच पर बैठी हुई अपने आसपास देख रही थी। इस वक्त का मौसम इतना अच्छा था, जिस वजह से वहां बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के साथ वहां वॉक कर रहे थे। वहीं कुछ छुट्टियों का आनंद उठा रहे थे। सिया प्यार से मुस्कुराते हुए अपने सामने खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों को देख रही थी। तभी उसका ध्यान एक पेड़ के पास खड़ी लड़की पर गया, जो फोन पर किसी से बात कर रही थी। उस तरफ लाइट अच्छा नहीं था, जिस कारण सिया को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो अभी भी उधर ही देख रही थी, तभी वो लड़की वहां से निकलकर लाइट में आई, जिससे उसका चेहरा साफ दिखने लगा। उसे देख सिया हैरान हो बोली, सनाया यहाँ, लेकिन वो यहाँ कैसे हो सकती है? वो तो। इतना बोल वो उसे देखते हुए जैसे ही उस तरफ जाने को हुई, पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे सिया का ध्यान उस पर से हट गया। वो हड़बड़ा कर जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, अपने सामने रचित को खड़े देख अपने दिल पर हाथ रख बोली, उफ आप हो, हम तो डर ही गए थे। इतना बोल वो जैसे ही वापस उस लड़की की तरफ घूमी, वहां अब कोई नहीं था। उसी दूसरी तरफ देखते देख रचित वापस उसे खुद की तरफ करते हुए बोला, उधर क्या देख रही हो? कोई है क्या वहां? नहीं नहीं, कोई नहीं है, वो तो हम ऐसे ही देख रहे हैं। वैसे वो सब आप छोड़िए और ये बताएं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो बाहर गए थे ना?
और यही सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं तो? रचित उसकी बात सुन उसे देखते हुए बोला। तो सिया अंदर की तरफ बढ़ते हुए बोली, हमें नींद नहीं आ रहा था तो हम यहाँ आ गए, लेकिन अब हमें नींद आ रही है। इतना बोल वो जल्दी से अंदर भाग गई। उसे ऐसे जाते देख रचित भी उसके पीछे गया। सिया तो जल्दी से आकार रूम में कंबल में घुसकर अपनी आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगी। लंदन। एक आदमी ऑफिस में बैठा अपने हाथ में पकड़े हुए तस्वीर को देख रहा था, जिसमें एक लड़की एक छोटे से बच्चे को अपनी गोद में पकड़े हुए थी और प्यार से उसे दुलार रही थी। उस तस्वीर देख उस आदमी की आंखों में हल्की नमी आ गई। वो उस तस्वीर को प्यार से अपने होठों से लगा बोला, पता है कि बहुत बुरा हूं मैं, पर क्या करूं, चाहकर भी तुम लोग के पास अभी नहीं आ सकता। जनता हूं बहुत तड़पे हो तुम सब, लेकिन मुझे अभी उससे बदला लेना है जिसके चलते मैं इतने दिन तक अपने परिवार से दूर रहते, जिसके कारण मेरा परिवार इतना तड़पा है। उस गलती की सजा मिला है जिसे उन्होंने किया ही नहीं था। उसे तो मैं इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वो भी वैसे ही तड़प तड़प कर मरेगा जैसे उसने दूसरों के साथ किया है। उसका एक एक हिसाब होगा। ये सब बोलते हुए उसकी आंखें गुस्से में लाल थी। वो अभी भी उस तस्वीर को देख रहा था। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला और उसके जी उम्र का एक लड़का अंदर आया। वो लड़का उसे देख सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोला, कब तक ऐसे ही तस्वीर देख तड़पते रहेगा? अपनी नहीं तो कम से कम भाभी और अपने बेटे के बारे में तो सोच। तेरे बिना वो लोग कैसे रह रही है ये तू भी बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। अरे उन्हें न सही कम से कम अपने भाई को तो बता दे कि तू यहाँ है और सही सलामत है। उस घटना में तो तू बच गया, लेकिन तेरे बाद सब कुछ बिखर गया है। वैसे भी जहां तक मुझे पता है तेरा भाई तो अब बहुत बड़ा बिजनेस में बन गया है। यहाँ तक कि उसका एक ब्रांच यहाँ भी है जहां अभी तू काम करता है। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? उसकी बात सुन वो अपनी आदमी मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी से उठ अपने हाथ में पकड़े फ्रेम को अपनी जगह पर रख खिड़की से बाहर पूरे शहर को देखते हुए बोला, हाँ सही है तू, ये उसका ही ऑफिस है जो उसने अपनी मेहनत से बनाया है। और मैं जानता हूं कि वो अभी बहुत काबिल बन गया है। उसे मैं सब कुछ बताना भी चाहता हूं, लेकिन डरता हूं कि वो मुझे देख कैसे रिएक्ट करेगा। तुम तो जानते हो ना उसका नेचर। जब से अकेले हुआ है गुस्सा तो जैसे उसकी नाक पर ही रहता है। लेकिन अब एक अच्छी बात यह है कि अब उसकी लाइफ में कोई है जो उसे बहुत अच्छे से संभाल रही है। तो क्या तू उसे कुछ नहीं बताएगा? मेरी मान तो उसे सारी बात बता दे, क्योंकि जो लड़ाई तू लड़ने की सोच रहा है ना, वो अकेले लड़ने की नहीं है। अरे उस कमीने लिए तो मैं अकेले ही काफी हूं, लेकिन उसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता। उद्धरण चिन्ह वो मरेगा, लेकिन उसे मैं नहीं बल्कि कानून सजा देगा। और रही बात उसे बताने की तो उसे बताइएगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद। वैसे भी मुझे पता चला है कि वो अगले हफ्ते किसी काम के लिए यहाँ इस ब्रांच में आ रहा है। उसी वक्त मैं उसे मिलकर सब कुछ बता दूंगा। अब बस बहुत हुआ। अब उस दरिंदे का वक्त खत्म हुआ। सब कुछ अब वापस पहले जैसे करना है। बहुत दूर रह लिया अपने बेटे और पत्नी से, अब मुझे भी अपना सुकून वापस चाहिए। इतना बोल वो उसे देखने लगा तो उसका दोस्त उसके कंधे पर हाथ रख उसे दिलासा देने लगा। इधर शिमला में रानी रात में सबका डिनर लगा रही थी, तभी शिवम वहां आया और उसे देख कुर्सी पर बैठते हुए बोला, भाभी आपकी एक मदद चाहिए थी। क्या आप कल फ्री है? उसके इतना पूछते ही सब उसकी तरफ देखने लगे। हाँ कहो शिवू, क्या हुआ? रानी उसकी बात सुन उसे देख बोली। तो शिवम उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास कुर्सी पर बैठते हुए बोला, भाभी आप पहले बैठिए और सुनिए। वो न कल मुझे एक इम्पोर्टेंट सर्जरी के लिए दूसरे हॉस्पिटल जाना है। जिस वजह से मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाऊंगा, तो क्या आप कल मेरी जगह हॉस्पिटल चली जाएंगी? उसकी बात सुन वो उसे देखने लगी। तभी शिवम आगे बोला, मैं आपको परेशान नहीं करता, लेकिन रचित ने कुछ मशीन हॉस्पिटल के लिए मंगवाई थी, वो अचानक से कल ही आने वाली है, जिसके लिए किसी का होना वहां बहुत जरूरी है। वैसे तो मैंने डॉक्टर सोहम को कह दिया है, वो सब कुछ देख लेंगे। फिर भी कोई होता तो अलग बात थी। अगर मैं बीजी नहीं होता तो आपको परेशान नहीं करता, लेकिन अब क्या आप? उसके बात सुन रानी परेशान होकर सोचने लगी। वही उसे परेशान देख अमिताश जी बोले, अरे बेटा मैं देख लूंगा ना। नहीं पापा, आपकी कल उसी टाइम आपकी एक मीटिंग है, इसी वजह से मैंने भाभी को कहा अगर ये नहीं जाएंगी तो फिर मैं ही कुछ करता हूँ। शायद कल सर्जरी कैंसिल करनी पड़े।
इतना बोल वो जैसे ही अपना फोन निकलने को हुआ, रानी जल्दी से उसे रोकते हुए बोली, हम चले जाएंगे, तुम अपनी सर्जरी कैंसिल मत करो और उस पर ध्यान दो। उसकी बात सुन अमिताभ जी मुस्कुरा दिए। वही शिवम उसे देख खुश हो बोला, सच्ची भाभी? हाँ चाचू, मम्मा कर देंगी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? वो दुनिया की बेस्ट मम्मा है। आर्यन उसे ऐसे खुश देख बोला तो शिवम उसे अपनी गोद में उठा गोल घुमाते हुए बोला, हाँ चैंप, तुम्हारी मोम दुनिया की बेस्ट मम्मा है। उसकी बात सुन सब मुस्कुरा दिए और अपना अपना खाना खा सोने चले गए। आज आर्यन शिवम के साथ सोने के लिए चला गया था, जिस वजह से रानी को काम करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सारा काम खत्म कर वो जैसे ही रूम में आई, आज पूरा खाली कमरा देख वो वहां से बालकनी में चली गई और वहां लगी सोफे पर बैठ आसमान में देखते हुए बोली, कितना आसान था ना आपके लिए हमें ऐसे अकेले छोड़कर चले जाना। ये भी नहीं सोचा आपने कि आपके जाने के बाद हमारा और आपके बेटे का क्या होगा। मैं तो उस दिन ही शायद मर जाती जिस दिन आप हमें छोड़ कर गए थे, लेकिन हमारी प्यार की निशानी को मुझे इस दुनिया में लाना था, जिसके चलते मैंने खुद को मजबूत बना लिया। और अब तो हाल ऐसा है कि मेरी पूरी दुनिया ही अब उसे शुरू होकर उस पर ही खत्म होती है। काश कोई ऐसा चमत्कार होता कि आप हमारे पास वापस आ जाते, कितनी हैप्पी फैमिली होती ना हमारी भी। ये सब बोलते वक्त उसके आंखों में आंसू थे। रचित जैसे ही रूम में आया, सिया को ऐसे कंबल में घुसा देख उसके पास आया और खड़ा होकर उसे घूरने लगा। थोड़ी देर तक जब सिया को कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी, तो वो कंबल के अंदर ही खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, सो गए क्या? चलो अच्छा है, अगर ये सो गए हैं तो हम भी कंबल हटाकर आराम से सो जाते हैं। इतना बोल वो जैसे ही कंबल हटती है, अपने सामने रचित को खड़ा देख उसके मुंह से चीख निकल गई। उसे ऐसे चिल्लाते देख रचित जल्दी से उसके ऊपर झुकते हुए उसके मुंह को अपने हाथ से बंद कर बोला, पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें भूत नजर आ रहा हूं जो तुम इतनी जोर से चिल्लाए? इतना बोल वो उसे घूर कर देखने लगा। वही उसकी बात सुन सिया बिना कुछ बोले उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रचित के पकड़ से निकलना इतना भी आसान नहीं था। रचित उसे चुप देख झुंझलाते हुए बोला, क्या है, अब कुछ बोलोगी भी या आज मुंह में ताला लगा रखा है तुमने? कभी तो इतना मुंह खुलता है कि चुप हो का नाम नहीं लेती हो, और कभी शब्द ही नहीं निकलते तुम्हारे। उसकी बात सुन सिया अपने मुंह से उसके हाथ हटाते हुए बोली, जब आप मुंह बंद कर देंगे तो सामने वाला इंसान बोलेगा कैसे? एक तो आप खुद ही हमारा मुंह बंद किए हुए हैं इतनी देर से, ऊपर से हमें ही बोल रहे हैं कि हम ताला लगा कर रखे हैं। हाँ ठीक है, दिख रहा है मुझे, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम ये बताओ कि तुम नीचे क्या करने गई थी, जबकि मेरे जाने से पहले तो तुम अपने वाली थी ना? रचित की बात सुन सिया को नीचे सनाया का होने वाली बात याद आ गई, लेकिन वो अपना सर झटक बोली, क्यों, हम क्यों बताएं? हमने आपसे पूछा कि आप बाहर क्या करने गए थे, तो फिर आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हमें आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना, और आपको जवाब चाहिए ना, तो जाकर उस फिरंगी से लीजिए ना जिसके छिपाने पर भी आपने उसको कुछ भी नहीं कहा। सिया की बात सुन रचित के होठों पर टेढ़ी स्माइल आ गई। वो उसे देख जल्दी से अपनी मुस्कुराहट छुपा उसके ऊपर झुकते हुए उसकी आंखों में देख बोला, क्यों जलन हो रही है तुम्हें? उसकी बात पर सिया अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, क्यों नहीं होनी चाहिए क्या? सिया के इतना बोलते ही रचित के होठों की स्माइल गहरी हो गई। वो उसका चेहरा पकड़ अपनी तरफ करते हुए बोला, और भला तुम्हें जलन क्यों हो रही है? क्योंकि आप हमारे पति हैं ना, और आप पर सिर्फ हमारा हक है, ना कि उस फिरांगन का। देखा नहीं क्या आपने, वो आपको कैसे घूर रही थी? मेरा बस चलता ना तो मैं उसके बाल नोचकर उसे गंजा कर देती। बड़ी आए मेरे पति पर डोरे डालने वाली। उसके इतना बोलते ही रचित, जो इतनी देर से उसका चेहरा देखते हुए अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वो जोर जोर से हंसने लगा। वही उस हंसता देख सिया तो उसे खोई हुई सी देखने लगी, पर जैसे ही उसे ध्यान आया कि वो उस पर हंस रहा है, सिया गुस्से में मुंह फूलते हुए खुद को ऊपर से नीचे तक कंबल से कवर कर सो गई। उसके आंखों में इस वक्त आंसू आ गए थे, रचित को ऐसे खुद के ऊपर हंसते देख। थोड़ी देर बाद जब रचित को कोई आवाज सुनाई नहीं दी तो वो सिया की तरफ देखता है, जो खुद को अच्छे से कवर किए सो रही थी। उसे ऐसे देख रचित बोला, सिया, सिया। लेकिन सिया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी वैसे सोई हुई थी। तभी रचित अपना फोन कान पे लगाते हुए उसके कान के पास बोला, हाँ माँ, मैं क्या करूँ, वो मेरी बात सुन ही नहीं रही। आपने तो कहा था कि वहां जाकर उसके साथ थोड़ा टाइम बिता, लेकिन ये तो यहाँ मुंह फूला कर बैठी हुई है। रचित के मुंह से मान सुन सिया गैर से उनकी बात सुनने लगी। थोड़ी देर बाद सिया जल्दी से कंबल में से निकलते हुए बोली,
नहीं माँ, ये झूठ बोल रहे हैं। उसके इतना बोलते ही रचित मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। वही अंग्रेज गुस्से में उसे घूर रहे थे। सुबह सिया की आंख खुली तो वो रूम में अकेले थी। वो अभी उठकर बैठी ही थी, तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ। आवाज सुन सिया बेड से उठी और दरवाजा जाकर दरवाजा खोली तो सामने वेटर नाश्ता लिए खड़ा था। वो उसे देख बोला, मैम, सर ने आपके लिए नाश्ता रूम में ही भिजवाने को कहा था और ये उन्होंने आपको देने को कहा था। इतना बोल वो उसकी तरफ एक लिफाफा बढ़ा, रूम में नाश्ता रख, वहां से चला गया। सिया उसके जाने के बाद रूम का दरवाजा बंद कर अंदर आई और उस लिफाफे को देखने लगी जो रचित ने उसके लिए भिजवाया था। सिया का मन तो था उसे खोलकर देखने का, पर कल की बात याद कर वो उसे वही टेबल पर रख बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद उसके फोन पर रचित का कॉल आने लगा, पर बाथरूम में होने के कारण सिया का ध्यान अपने फोन पर नहीं गया। थोड़ी देर बाद जब बाहर आई तो उसके ध्यान वापस रचित के दिए हुए लिफाफे पर चला गया। वो उस लिफाफे को देखना चाहती थी खोल के, लेकिन वो रचित से गुस्सा थी, और तो और रचित ने उसे एक बार भी मानने की कोशिश नहीं की, जिस वजह से वो अभी भी गुस्सा थी। ये सब सोचते हुए वो उसे वही छोड़ अपने काम में लग गई। वो जल्दी से रेडी हुई और आराम से बैठकर टीवी पर शिनचैन लगा अपना नाश्ता करने लगी। रचित ने नाश्ते में सब कुछ उसकी पसंद का भिजवाया था, जिस वजह से वो मजे से अपना नाश्ता कर रही थी। नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद सिया के फोन पर सरस्वती जी का कॉल आ गया तो वो उनसे बातें करने में लग गई। बातों में उसे समय का कोई होश नहीं था। वही रचित ने उसे इतनी देर में उसे कई बार फोन कर चुका था, लेकिन सिया ने एक बार भी उसके फोन का जवाब नहीं दिया था। वो आराम से बात करने में लगी हुई थी। इधर रचित, जो सुबह ही एक प्रोजेक्ट के लिए अपने पार्टनर के ऑफिस आया था, वो जल्दी से उनसे एक्सक्यूज बोल वहां से निकल गया। सिया के फोन ना उठाने की वजह से उसे सिया की बहुत टेंशन हो रही थी। एक तो वो सुबह वो उसे बिना बताए चला आया था, उस पर से सिया का उसका कॉल न पिक करना उसके परेशानी को बढ़ा रहा था। वो बहुत ही फास्ट ड्राइव करते हुए होटल की तरफ बढ़ रहा था। उसे सिया की नाराजगी का ख्याल ही दिमाग से निकल गया था। रात में वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन अचानक उसके असिस्टेंट का कॉल आने से वो काम में लग गया। सारा काम खत्म कर वो जब तक बेड पे आया, सिया तब तक आराम से सो चुकी थी। उसे सोते देख वो भी उसे बिना कुछ बोले आराम से उसे बाहों में भर सो गया। नींद में भी सिया उसका स्पर्श पहचान आराम में उसकी बाहों में सो रही थी। सुबह जब रचित की नींद खुली तो वो अभी भी सो रही थी। रचित को आज किसी काम से जल्दी निकलना था, तो वो बिना उसे कुछ बोले रेडी हो वहां से अपने काम के लिए चला गया। इधर रूम में बालकनी में बैठी सिया सरस्वती जी का फोन रख जैसे ही अपनी नजरें अपने फोन को देखती है, रचित के अपने फोन में इतने सारे मिस्ड कॉल देख परेशान हो बोली, साहब के इतने सारे कॉल, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है महादेव प्लीज रक्षा करना। इतना बोल वो जल्दी से रचित के नंबर पे फोन करने लगी। उसकी दिल की धड़कन इस वक्त बहुत बड़ी हुई थी, साथ साथ उसे डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ हुआ ना हो। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी उधर से कॉल पिक हुआ। ड्राइव करते हुए रचित की नजरें जैसे ही अपने फोन पर गई, सिया का नंबर देख वो जल्दी से गाड़ी साइड में लगा फोन उठा, गुस्से में बोला, कहाँ थी तुम? कब से कॉल कर रहा हूं तुम्हें मैं। हाँ, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? जब फोन उठाना ही नहीं है तो उसे अपने पास रख क्यों रखा है? उठाकर फेंक दो या किसी गरीब को दे दो, कम से कम उसके काम तो आएगा। उसके इतने गुस्से भरी आवाज सुन सिया का तो गला ही सूख गया। वो जल्दी से खुद को नॉर्मल कर डरते हुए बोली, वो घर से कॉल था माँ का, तो आपका कॉल आने का पता ही नहीं चला। इतना बोल वो चुप हो गई। जो भी था उसे रचित के गुस्से से बहुत डर लगता था। जब रचित गुस्सा होता था तो दिया चाहे उसे कितना भी गुस्सा हो, पर उसकी आवाज नहीं निकलती थी रचित के सामने। सिया को चुप देख रचित खुद को शांत करते हुए बोला, मैंने तुम्हें कुछ भिजवाया था, वो देखा तुमने? उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स थे। रचित के इतना बोलते ही सिया को याद आया कि रचित ने उसे एक लिफाफा भिजवाया था, जिसे उसने गुस्से में खोलकर एक बार देखा भी नहीं है। ये याद आते ही उसके तो माथे पर पसीना झिलमिला गए। वो परेशान सी सोच रही थी कि रचित को क्या जवाब दे। तभी उधर से रचित बोला, क्या हुआ? क्या उस लिफाफे को भी पढ़ने का तुम्हारे पास टाइम नहीं था? तुमने उसे एक बार भी खोलकर नहीं देखा है क्या? वो हमें समय नहीं वो हम। सिया घबराई हुई सी उसकी बात पर, उसे जैसे ही कुछ बोलने को हुई, रचित उसकी ऐसी आवाज सुन चिढ़ते हुए बोला, क्या हम कह रही हो? अभी जुबान नहीं खुल रही क्या? कल तो बहुत जुबान चल रही थी तुम्हारी, तो अब क्या हुआ? बस तुम्हारा मुंह एक ही दिन खुलता है, बाकी दिन साइलेंट होता है क्या? रचित के इतना बोलते ही सिया झेप गई।
उसे कल की बातें याद आ रही थी जो उसने रचित को कही थी। जलन में उसने कल जो जो किया था, ये सोच वो शर्मिंदा हो रही थी। वो अभी खोई हुई ही थी। तभी रचित बोला, मैं 5 मिनट में वहां पहुंच रहा हूं, तुम मुझे रेडी मिलना, हमें कहीं जाना है। इतना बोल वो फोन रख जल्दी से गाड़ी होटल की तरफ बढ़ा दिया। वही ये सब उसने इतनी जल्दी कहा कि सिया को 1 मिनट के लिए समझ ही नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ है। रचित की बातों का सोच वो खुद को देखती है, वो तो पहले से ही रेडी थी, इसलिए उसने बस अपने बाल सही किए और उस लिफाफे को उठा, उसे खोलकर पढ़ने लगी। उसे पूरा पढ़ने के बाद सिया मुंह बना बोली, ये तो कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स है, और मुझे तो लगा था कि साहब ने मेरे लिए कोई लेटर लिखा होगा, लेकिन यहाँ तो क्या सिया तुम भी किससे उम्मीद लगा कर बैठी हो? उनका इन सब से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, बस इन्हीं पेपर्स के लिए वो इतना गुस्सा हो रहे थे। इतना बोल वो वहीं बैठ रचित के आने का वेट करने लगी। करीब 10 मिनट के बाद रचित रूम में आया और सिया को देख बोला, चले। उसकी बात पर सिया अपना सर हिला दी और उसके पीछे जैसे ही जाने को हुई, रचित कुछ सोच बोला, वो पेपर्स कहाँ है जो मैंने भिजवाए थे? उसके पूछते ही सिया वो पेपर्स निकालो से दे दी, जिसे देख रचित बोला, इसमें जल्दी से साइन करो और मेरे साथ चलो। लेकिन हम कैसे साइन कर सकते हैं? ये तो किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स है। सिया उसकी बात सुन उसे हैरानी से देखते हुए बोल रही थी। उसने अभी उन पेपर्स पढ़ा था जो कि एक बंगलो का था, जिसे देख उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि रचित ये बंगलो उसके नाम पर क्यों लेना चाहता है। वो अभी यही सब सोच रही थी। तभी रचित बोला, मुझे सवाल का जवाब देना नहीं आता, जीतना कहाँ है उतना करो, मुझे और भी बहुत काम है, जल्दी से साइन करो। उसकी बात सुन सिया मुंह बनाते हुए उन पेपर्स पर साइन कर दी, जिसे देख रचित के फेस पर हल्की स्माइल आ गई। सिया के पेपर्स साइन करते ही वो तुरंत उस पेपर्स को खुद के पास रखता है और सिया का हाथ पकड़ उसे बाहर लेकर चला गया। पूरा दिन रचित ने उसे अपने साथ ही रखे हुए था। वो जहां जा रहा था, सिया को भी उसके साथ जाना पड़ रहा था, जिससे वो एकदम बोर हो गई थी। रचित ने उसे कई और पेपर्स पर साइन करवाए थे, जिसे सिया बिना कुछ बोले और सवाल किए साइन कर रही थी। इधर शिमला में रानी को आज हॉस्पिटल जाना था, तो वो सुबह जल्दी जल्दी घर के सारे काम खत्म कर आर्यन को रेडी कर स्कूल भेज देती है और खुद भी तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। आज कई दिन बाद वो ऐसे किसी काम के लिए बाहर निकली थी, वरना वो ज्यादातर घर में ही रहना पसंद करती थी। सरस्वती जी और बाकी सबने उसे कई बार कहा कि वो ऑफिस या हॉस्पिटल का काम संभाले, खुद को बिजी रखे, पर रानी ने साफ मना कर दिया। उसने खुद भी बिजनेस और फाइनेंस की पढ़ाई की थी, जिससे वो अकाउंट्स को अभी अच्छे से संभालती थी, पर उसका ज्यादा समय सब फैमिली और आर्यन के साथ ही बीतता था। वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची, सोहम बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसे देख रानी उसे मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग विश करती है, तो सोहम तो एक पल उसकी स्माइल में खो गया। वो जब भी रानी को देखता था, वो अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पाता था। वो अभी भी खोया हुआ उसे देख ही रहा था। तभी रानी उसके चेहरे के सामने हाथ लहरा बोली, डॉक्टर सोहम आप कहाँ खो गए? उसकी आवाज सुन वो होश में आया और रानी को देख खुद को नॉर्मल कर बोला, मैम कुछ नहीं, आप आइए। उसकी बात सुन रानी अंदर बढ़ते हुए बोली, बाकी सब तो ठीक है, पर प्लीज आप मुझे मैम न कहे, हमें पसंद नहीं है और आदत भी नहीं है इन सब की। पर मैम आप मैम ही है, तो आपको वही कहेंगे ना? उसकी बात सुन सोहम उसे देखते हुए बोला, तो रानी उसकी बात पर मुस्कुरा कर बोली, ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर सोहम, आप हमें रानी बुला सकते हैं। वैसे आप क्या सिया को भी मैम ही बुलाते हैं? जहां तक हमें पता है, आप तो उसे सिया ही कहते हैं, तो फिर हम मैम क्यों? नहीं, मैं उसे मैम क्यों कहूंगा, वो तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और रही बात आपकी, तो आप बिग बॉस की भाभी है, तो उस नाते हमारी मैम हुई ना। अच्छा ऐसा है तो आप हमें भी अपना दोस्त ही समझे और हमें हमारे नाम से ही बुलाए, हमें यही अच्छा लगेगा। अब चले, सब कुछ आज ही सेट करवाना है। रानी उसे देख बोली तो सोहम भी अपना सर हिला जल्दी से उसके पीछे गया। सारा सामान आ चुका था, तो दोनों ने मिलकर सब कुछ अच्छे से सेट करवाने लगे। सारा काम करते हुए दोपहर हो गया था, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बचा हुआ। सब कुछ देख सोहम बोला, रानी जी अभी तो इसमें बहुत टाइम लगने को है, तो क्यों ना पहले लंच कर लिया जाए, मैं तो काफी थक गया हूँ। उसकी बात सुन रानी कुछ सोचते हुए उसे देख बोली, ठीक है आप लंच कर ले और थोड़ा आराम भी, मैं आती हूँ। इतना बोल वो जल्दी से वहां से चली गई। वो बाहर आए तो ड्राइवर गाड़ी के साथ खड़ा था, जिसे देख वो वहां से गाड़ी ले आर्यन उसके स्कूल से लाने निकल गई। इधर मनाली में सिया सुबह से रचित के साथ घूमते घूमते काफी थक चुकी थी। काम के कारण दोनों ने आज लंच नहीं किया था,
जिस वजह से सिया को बहुत तेज भूख लगी थी। वो लोग अभी रास्ते में थे। रचित ड्राइव कर रहा था, वही सिया चुपचाप बैठो हुई खिड़की से बाहर देख रही थी। उनकी गाड़ी जैसी ही मॉल रोड पहुंची, सिया का ध्यान वहां लगे बड़े बड़े मोमोज के स्टॉल की तरफ चला गया, जिसे देख वो जोर से बोली, प्लीज गाड़ी रोकिए। सिया की आवाज सुन रचित जल्दी से गाड़ी रोक उसकी तरफ देख बोला, क्या हुआ, तुम ठीक हो? उसके इतना पूछते ही सिया मुस्कुराते हुए सामने लगे स्टॉल की तरफ इशारा कर दी, जिसे देख रचित की आंखें छोटी हो गई। सिया की आवाज सुन रचित जल्दी से गाड़ी रोक उसकी तरफ देख बोला, क्या हुआ, तुम ठीक हो? उसके इतना पूछते ही सिया उसे देख मुस्कुराते हुए अपने सामने लगे स्टॉल की तरफ इशारा कर बोली, हम वो खाना है। इतना बोल सकता वो उसे देखने लगी। उसकी बात सुन रचित की नजर जैसे ही उसके इशारे की तरफ गई, सामने का नजारा रोड के किनारे लगी मोमोज की स्टॉल देख उसकी की आंखें छोटी हो गई। वो एक नजर सामने देख जैसे ही गाड़ी वापस स्टार्ट करने को हुआ, सिया उसका हाथ पकड़ उसकी तरफ मासूम सी शक्ल बना देखते हुए बोली, प्लीज ना, हमें मोमोज खाना है, प्लीज, बहुत दिन हो गया है हमें खाए हुए, मम्मा के जाने के बाद तो। इतना बोल वो चुप हो गई। उसकी बात सुन रचित उसे देखने लगा, जो पहले बहुत उम्मीद से उसे देख रही थी, अब थोड़ी शांत हो गई थी। उसे देख वो कुछ नहीं बोला तो सिया का चेहरा उदास हो गया। वो अपना चेहरा लटका चुपचाप बैठ गई और उसके गाड़ी आगे बढ़ने का इंतजार करने लगी। उसे मोमोज देख बचपन की याद आ गई थी। जब वो और संजय छोटे थे तो ऐसे ही मोमोज खाने के लिए लड़ाई किया करते थे। बार उसकी मम्मा के डेथ के बाद तो जैसे ये सब बंद ही हो गया था। संजय के पास तो जैसे उसके लिए समय नहीं था, और सिया उसने तो जैसे जीना ही छोड़ दिया था। लेकिन अब रचित का साथ पा वो सब कुछ करना चाहती थी, जो शायद उसकी ख्वाहिश ही रह गई थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक सिया के नजरों के सामने एक प्लेट मोमोज आ जाते हैं। उन्हें देख सिया खुश हो जैसे ही सामने देखती है। रचित को प्लेट पकड़े देख हैरान हो बोली, आप ये, लेकिन अभी तो आप। वो इतना ही बोली थी कि रचित उसे घूरते हुए बोला, अब चाहिए भी या मैं इसे किसी और को दे दूं, क्योंकि मैं ये सब फालतू चीजें नहीं खाता। उसकी बात सुन सिया जल्दी से उसके हाथ से प्लेट ले लेती है और खुश हो जल्दी से एक पीस उठाकर अपने मुंह में डाल ली। मोमोज काफी गर्म थे, जिस वजह से सिया का माउथ में जलन होने लगा। वही रचित उसे ऐसे हड़बड़ी में खाते देख इसके हाथ से प्लेट ले उसकी तरफ पानी का बोतल बढ़ा बोला, बीवी क्या कर रही हो, आराम से नहीं खा सकती? कौन सा ये तुम्हारा मोमोज भागा जा रहा है? रचित की डांट सुन सिया एक नजर उसे देख वापस मोमोज को देखने लगी। उसकी नजरें देख रावत अपना सर हिला उसकी तरफ प्लेट बढ़ाकर बोला, इस बार आराम में खाना, समझी? सिया उसकी बात पूरी सुनने से पहले ही उसके हाथ से प्लेट ले ली और मजे से खाने लगी। वही उसकी बच्चों जैसी हरकतें देख रचित मुस्कुरा दिया। वही सबसे बेखबर सिया खाने में लगी हुई थी। याने एक दो बार रचित को भी खाने के लिए पूछा, लेकिन रचित ने मना कर दिया। आधे घूमते बाद वो लोग होटल के बाहर थे। रचित सिया को देख बोला, तुम रूम में जाओ, मुझे थोड़ा काम है, और हाँ, रात में हमें एक पार्टी में जाना है, इसलिए रेडी हो जाना, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा, शायद अब मैं तुम्हें वहीं मिलूं। उसकी बात सुन सिया बिना कुछ बोले गाड़ी से बाहर आए तो रचित उसे अंदर जाने का बोल वहां से निकल गया। उसे आए जाते देख सिया का चेहरा लटक गया। वो आज भले ही ऑफिस वर्क के कारण थोड़ी बोर हो गई थी, लेकिन उसे रचित के साथ आज टाइम बिताकर बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब सोचते हुए वो जैसे ही अंदर जाने को हुई, उसकी नज़र हॉस्टल के पार्किंग में काफी समायरा पर गई, जो वहां किसी लड़के से बात कर रही थी। उसे देख सिया कुछ सोचते हुए बोली, मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था, ये जरूर यहाँ किसी मकसद से आए है, जिसके बारे में हमें जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा। इतना बोल वो उस तरफ बढ़ गई जहां समायरा खड़ी थी। सिया पार्किंग में आई उससे थोड़ी देर पर रुककर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगी। समायरा अपने सामने खड़े लड़का को किसी का फोटो देते हुए बोली, यही है वो जिसे मेरी जिंदगी से निकलना बहुत जरूरी है। तुम लोग से को कहा गया है वो करो, किसी भी हाल में ये लड़की बचनी नहीं चाहिए। ये रहे तुम लोग के कुछ पैसे, बाकी काम होने के बाद। समायरा की बात सुन उसके सामने खड़ा लड़का पैसे लेकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद समायरा भी वहां से अपना चेहरा कवर कर निकल गई, लेकिन सिया ने अपन फोन में अब सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। समायरा के जाने के बाद वो जल्दी से वहां से अपने रूम में आए और अंदर से अच्छे से दरवाजा बंद कर बोली, ये किसके बारे में ये दोनों बातें कर रहे थे? कहीं इसका निशाना साहिब तो नहीं है? हमें कुछ भी करके जल्दी से इन सब के बारे में पता करना होगा। मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकती है। वो अभी परेशानी से ये सब सोच ही रही थी
तभी उसका ध्यान सामने बेड पर रखे पार्सल पर गया। उसे देख सिया बोली, ये किसने भेजा है? इतना बोल वो जल्दी से पार्सल के पास आई और इसे खोलते हुए बोली, इसमें क्या है? इतना बोल वो जैसे ही पार्सल खोले देखा उसके अंदर एक रेड कलर का बहुत खूबसूरत सा ड्रेस था और साथ में एक कार्ड भी था। सिया कार्ड उठा, जैसे ही देखती है उस पर लिखा था, जल्दी से रेडी हो और बाहर आओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। उसे देख सिया मुस्कुराते हुए बोली, जरूर ये साहिब ने ही रखा होगा। सनाया के बारे में बाद में देखते हैं क्या करना है, अभी जल्दी से रेडी हो जा सिया, वरना तेरे साहिब को डेविल बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। इतना बोल वो जल्दी से चेंज करने चली गई। वहीं इधर एक आदमी जिसकी नजरें सिया पर ही थी, वो सिया के रूम में जाते ही रचित को कॉल कर बोला, सर मैम को सनाया पर शक हो गया है, जिसके चलते वो उस पर नजर रख रही है। उसकी बात सुन रचित के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई, जिसे जल्दी से छुपाकर वो बोला, उसे जो करना है तुम करने दो, बस ध्यान रखना कि उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, अंडरस्टैंड? ये सर, मेरी नजरें उन पर ही है। इतना बोल वो कॉल रख दिया। थोड़ी देर बाद सिया रेडी होकर बाहर आई तो वो आदमी जो अभी रचित से बात कर रहा था वो सिया के पास जा अपना सर झुका बोला, मैम सर ने आपको लाने के लिए मुझे भेजा है। इतना बोल वो सिया को कुछ इशारा करता है। उसका इशारा समझ सिया उसके साथ जाने के लिए निकल गई। सिया उस आदमी के साथ बाहर आई और उसे देख बोली, आपने हमें चुप रहना का इशारा क्यों किया? अभी कोई था क्या वहां? उसकी बात सुन वो आदमी जिसका नाम रोहित था, वो गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोला, मैम किसी की भी नजरें आप पर हो सकती है ना, बस इसलिए। पर किसी की नजरें हम पर क्यों होगी? उसकी बात सुन सिया कंफ्यूज हो उसे देख बोली। उसे समझ नहीं आया कि कोई उस पर क्यों नजर रखेगा। उसके पूछने पर रोहित बात संभालते हुए बोला, वो मैम सर के बहुत सारे राइवल्स हैं ना, बस इसलिए सेफ्टी जरूरी है। आप अब इन सब के बारे में ज्यादा मत सोचिए। इतना बोल वो खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो लोग वहां से निकल गए। सिया को नहीं पता था कि रचित ने उसे कहाँ बुलाया है, इसलिए वो बस चुपचाप बैठी हुई खिड़की से बाहर देख रही थी। वो शांति से बैठी हुई जरूर थी, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में सनाया चल रही थी। वो रानी से इस बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन उससे वो बात ही नहीं कर पाई थी। यही सब सोचते हुए वो कब अपनी डेस्टिनी पर पहुंची, उसे पता ही नहीं चला। इधर होटल में सनाया, जिसकी नजरें हर समय सिया पर थी, वो सिया को रोहित के साथ बाहर जाते देख किसी को कॉल लगा बोली, वो यहाँ से निकल चुकी है। अगर तुम्हें वो अपने पास चाहिए तो जैसा सोचा है वैसा करना होगा। अगर रचित को इस बारे में बिल्कुल भी भनक लग गई तो वो क्या करेगा इस बारे में तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। वो सिर्फ ऊपर से दिखने में शांत है, पर अंदर से वो एक ऐसा तूफान है जिसकी चपेट में अगर एक बार कोई आ गया तो उसका बचकर निकलना बहुत मुश्किल है। लंदन में एक बड़े से ऑफिस के केबिन में बैठा एक आदमी जिससे सनाया बात कर रही थी, वो उसकी बात सुन बोला, तुम्हें मैंने वहां जिस काम के लिए भेजा है उस पर ध्यान दो, न कि मुझे ये बताओ कि कौन कैसा है, समझी? वो अगर तूफान है ना, तो मैं भी चट्टान हूँ, जिससे टकराकर सारे तूफान खुद ही शांत हो जाते हैं। वैसे भी जो आज तक वो सच्चाई तक नहीं पहुंच पाया, तो वो मेरा और क्या ही कर लेगा। खैर काम होते ही मुझे इन्फॉर्म कर देना, तुम्हारे पैसे तुम तक पहुंच जाएंगे। इतना बोल वो जैसे ही फोन रखने को हुआ सनाया बोली, संभाल के जरा, क्योंकि एक समय ऐसा भी आता है जब पानी भी चट्टान को तोड़ देता है, कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। मैं तो बस बता रही हूँ। इतना बोल वो फोन रख मुस्कुराते हुए बोली, पता नहीं इस लड़की में क्या है जो सबको यही चाहिए, खैर मुझे क्या। इतना बोल वो अपने रूम की तरफ बढ़ गई। वही सनाया के फोन काटते ही वो शख्स अपने फोन को घूरते हुए बोला, मुझे तोड़ना वाले पानी को मैं मुझ तक पहुंचने से पहले ही मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। इतना बोल वो अपने सामने देखने लगा, जहां सिया की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी और वो उस तस्वीर में मुस्कुरा रही थी। उस फोटो को देख वो मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उस पर अपने हाथ फिराते हुए बोला, बहुत जल्द तुम मेरे पास होगी जान। ऐसी खूबसूरती का हकदार सिर्फ मैं हूं, ना कि तुम्हारा वो पति। पर कोई बात नहीं, सिर्फ कुछ घाटों की बात है, उसके बाद मैं तुम और हमारे बीच कोई भी तीसरा नहीं होगा, तुम्हारा वो पति भी नहीं। हम दोनों के बीच आने वाले सभी कांटों को मैं दूर कर दूंगा। इतना बोल वो हंसने लगा। इधर रोहित गाड़ी पार्क कर बाहर आया और सिया के साइड आकर दरवाजा खोलते हुए बोला, मैम आप बाहर आ जाइए, सर आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। उसकी आवाज सुन सिया का ध्यान टूटा, जो अपनी ही सोच में घूम थी। वो चारों तरफ देखते हुए बाहर आए तो रोहित उसे अंदर की तरफ इशारा कर दिया। वो लोग अभी बहुत खूबसूरत से बंगलों के बाहर खड़े थे। ये सब देख सिया उसे देख बोली, साहिब अंदर है?
यस मैम, सर अंदर ही है, आप सामने से जाकर राइट की तरफ मुड़ जाइएगा। इतना बोल वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सिया भी उस तरफ बढ़ गई जिस तरफ रोहित ने उसे बताया था। वो जा तो रही थी पर उसे घबराहट हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रचित ने उसे इस जगह क्यों बुलाया है। वो यही सब सोचते हुए जैसे जैसे अंदर की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे वहां की रोशनी धीरे धीरे कम होते जा रही थी, जिस वजह से उसे और घबराहट भी हो रही थी। वो खुद को शांत करते हुए जैसे तैसे हॉल में आए तो वहां चारों तरफ अंधेरा देख उसके कदम जहां थे वहीं थम गए। वो घबराते हुए अंधेरा में चारों तरफ देखने की कोशिश करते हुए रचित को आवाज लगा बोली, साहिब क्या आप यहाँ हैं? उसकी आवाज सुन कोई आवाज नहीं आई तो सिया घबराते हुए वापस बोली, देखिए अगर आप यहाँ हैं तो प्लीज बाहर आ जाइए, मुझे डर लग रहा है साहिब। सिया के इस बार भी आवाज लगाने पर भी कोई जवाब नहीं आया तो सिया घबराते हुए पीछे की तरफ बढ़ने लगी। उसे अंधेरे में अकेले बहुत डर लग रहा था। वो धीमे धीमे पीछे बढ़ ही रही थी, तभी अचानक वो किसी से टकरा गई जिससे उसकी घबराहट और बढ़ गई। वो जल्दी से उससे दूर हुई और घबराते हुए बोली, कौन है यहाँ? देखो तुम जो भी हो, सामने आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोल वो घबराते हुए जैसे ही बाहर की तरफ जाने को हुई, उस आदमी ने सिया का हाथ पकड़ अपने पास खींच लिया, जिससे वो सीधे उसके सीने से जा लगी। सिया खुद को किसी के पास देख खुद को छुड़ाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की? हमारा हाथ छोड़ो। इतना बोल वो अंधेरा में ही जैसे अपने पैर से सामने वाले के पैर को मारने को हुई। वो आदमी उससे बचते हुए उसे उल्टा घुमा उसकी पीठ खुद के सीने से लगा दिया और उसके कान के पास अपने होठों को ले जाते हुए धीमे से बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरी बीबी इतनी बहादुर भी है। रचित की आवाज सुन सिया जो उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, वो जैसे ही उसकी तरफ मुड़ती है अचानक वहां चारों तरफ उजाला हो गया। रोशनी देख सिया की नजरें जैसे ही रचित पर गई, वो रोते हुए उसके गले लग गई। वो सच में अभी बहुत घबरा गई थी। वही उसे ऐसे देख रचित मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर बोला, क्या हुआ? अभी तो बहुत बहादुर बन रही थी, अभी सारी बहादुरी खत्म हो गई तुम्हारी। उसके इतना बोलते ही सिया उसके सीने पर अपने हाथों से मारते हुए बोली, आप बहुत गंदे हैं साहिब, मुझे आपसे बात नहीं करना। इतना बोल वो उसे मारे जा रही थी। इतनी देर की घबराहट वो उस पर निकाल रही थी। वही रचित भी उसे बिना कुछ बोले जो वो कर रही थी करने दे रहा था। थोड़ी देर बाद वो जब सिया शांत हुई तो रचित उसके चेहरा अपने हाथों में ऊपर कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ? इतनी जल्दी गुस्सा ठंडा हो गया? मुझे तो लगा था कि तुम्हें मानने में मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, पर तुम तो बस एक मेरी डांट से ही शांत हो जाती हो। उसकी बात सुन सिया उसे एक नजर घूर कर देखती है लेकिन बोली कुछ नहीं। वो उससे दूर हुई और उस बंगलो को देखने लगी। उसका इंटीरियर बहुत खूबसूरत था। सब कुछ देखते हुए उसकी आंखों में एक चमक था जिसे देख वो मुस्कुरा दिया। सिया पूरे बंगलो को देखते हुए बोली, ये कितना खूबसूरत है ना, किसका है? उसके पूछने पर रचित उसके पास आया और पीछे से उसे बाहों में भरते हुए उसके कान के पास अपनी सांसें छोड़ते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे बीबी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इतना बोल वो उसके ईयरलोब को अपने होठों से छू लिया। रचित के ऐसे पास आने से सिया खुद में सिमट रही थी। वो जैसे ही उसे दूर जाने को हुई, रचित उसे अपने पास कर उसकी तरफ देखता है जो अपनी नजरें झुकाए घबराई हुई सी खड़ी थी। उसे ऐसे देख रचित सामने टेबल पर रखी रिमोट उठा म्यूजिक ऑन कर देता है जिससे सिया का ध्यान बच जाए। और हुआ भी यही। म्यूजिक से सिया का ध्यान डाइवर्ट हो गया था। उसे रिलैक्स देख वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा बोला, कम। रचित की बात सुन सिया अपना हाथ उसके हाथ में देते हुए उसकी साथ चलने लगी। वो उसे लेकर उसी बंगलो के पीछे बैक साइड में लाया जहां बहुत ही सुंदर सा डेकोरेशन किया हुआ था। वहां आते ही सिया सब कुछ हैरानी से देख रही थी। तभी रचित सामने लगा स्क्रीन ऑन करता है जिसपे सभी लोग वीडियो कॉल पे थे। सिया की नजरें जैसे ही सामने गई, सब उसे देख चिल्लाकर एक साथ बोले, हैप्पी बर्थडे सिया, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सबकी आवाज सुन सिया के फेस पर लंबी मुस्कान आ गई। वो सबको मुस्कुराते हुए देखने लगी। वही रचित जो थोड़ी दूर खड़ा था, वो मुस्कुराते हुए हाथ बांधे खड़ा होकर उसे देख रहा था। इन सब से बेखबर सिया सबसे बात करने में लगी हुई थी। सरस्वती जी सिया को देख खुश हो बोली, बेटा बहुत खूबसूरत लग रही हो, जन्मदिन की खूब सारी बधाई, हमेशा खुश रहो और मुस्कुराती रहो। और अगर ये तुझे परेशान करे ना तो बताना, इसे तो मैं यूं सीधा कर दूंगी। उनकी बात सुन सिया मुस्करा कर बोली, शुक्रिया माँ, वैसे आप सबको याद था कि हमारा बर्थडे है, लेकिन हमें तो बिल्कुल भी याद नहीं था।
ऐसे कैसे भूल जाते हम सब तेरा बर्थडे, इतने दिन बाद तो तू हमारी लाइफ में आई है। हैप्पी बर्थडे गुड़िया। शिवम उसकी बात सुन बोला तो सिया की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए उसे देख बोली, थैंक यू भाई, आप सबकी बहुत याद आ रही है। कोई बात नहीं देवरानी जी, इस बार अपना अपना बर्थडे देवर जी के साथ मना लीजिए। अगली बार के लिए हम सब तो हैं ही। रानी उसे छेड़ते हुए बोली तो सिया के गाल गुलाबी हो गए। वही रचित साइड में खड़ा हो शर्माते हुए देख रहा था। सिया रानी के बात पर कुछ बोलती उससे पहले आर्यन जल्दी से बीच में घुसते हुए बोला, अरे कोई मुझे भी चाची से बात करने दो। सबने मिलकर मुझे तो साइड कर दिया। उसकी बात पर सब मुस्कुरा दिए। तभी सिया बोली, कोई नहीं साइड करेगा आपको हमसे बात करने से, हम है ना, आपको जो बोलना है हमसे बोलिए। सिया उसकी बात पर मुस्कुरा कर बोली तो आर्यन कुछ सोचते हुए बोला, नहीं हमें आपसे नहीं बल्कि चाचू से बात करनी है मुझे। आर्यन की बात सुन सब उसे देखने लगे। तभी रचित स्क्रीन के पास आ बोला, कहो चैंप क्या कहना है तुम्हें मुझसे? यही कि आप चाची का अच्छे से ख्याल रखना और हाँ उन्हें परेशान मार करना, समझे? इतना बोल वो सिया को देख बोला, हैप्पी बर्थडे चाची, आई लव यू एंड मिस यू। आप जल्दी से वापस आओ जाओ, फिर हम खूब मस्ती करेंगे। मिस यू टू मेरा बच्चा। सिया उसकी बात सुन बोली तो आर्यन उसे बाय कर सोने चला गया। उसके जाते ही रानी लैपटॉप का स्क्रीन अपनी तरफ करते हुए बोली, ठीक है अब तुम दोनों एंजॉय करो, हम तो चले सोने, काफी रात हो गई है। इतना बोल रानी दोनों को ख्याल रखने का बोल फोन रख दी। फोन कटते ही सिया खुश होते हुए जैसे ही रचित की तरफ घूमी, उसे ऐसे खुद को देखते देख मुस्कुरा कर अपना सर झुका बोली, क्या हुआ? सिया के इतना पूछते ही रचित बिना कुछ बोले उसकी तरफ बढ़ गया। वही उसे खुद के पास आते देख सिया घबराई हुई सी सिमट कर खड़ी हो गई हुई थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।